Hi, the day you find comfort in discomfort is the day you become unstoppable. Today is 3rd of November 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। दादा भाई नारोजी ने कहा था सेल्फ गवर्नमेंट इज द ओनली रेमेडी फॉर इंडियाज वोज एंड रॉन्ग्स। वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे लॉर्ड डफरिन जब इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टार्ट हुई थी। क्विट इंडिया स्लोगन कॉइन किया था यूसुफ मेहर अली जी ने 1942। पृथ्वीराज रासो पोयम कंपोज किया था चांद बरदाई जी ने। नूर जहां ने बिल्ड किया था टूम्ब ऑफ इतिमाद उद दौला। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया में। आज के सवाल हैं, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन equal protection of law is provided? The article which empowers the President of India to declare a new group as scheduled tribe is उस आर्टिकल का नाम क्या है? कौन से नंबर का आर्टिकल है? Which article is about dealing with prohibition of child labor? Child labor prohibited. Who is the first Indian president to use pocket veto? Pocket veto. Who held the office of the Vice President of India for 2 consecutive terms? Who has described the Indian Constitution as quasi-federal? So these are questions for today. आज की vocabulary है egress मतलब निकासी, out, the action of going out of or leaving a place. Abeyance का मतलब होता है ठहराव, a state of temporary disuse or suspension. Quixotic मतलब वो विलक्षण है, एक्सीडिंगली आइडियलिस्टिक हो सकता है, अनरियलिस्टिक है या फिर इम्प्रैक्टिकल भी है। एनर्वेट का मतलब होता है वीकनेस, टू फील ड्रेन्ड ऑफ एनर्जी और वाइटैलिटी। डिराइड का मतलब होता है टू मॉक, टू रिडिक्यूल, टू कंटेम्प्ट। सो दीज आर वोकेबुलरी वर्ड्स फॉर टुडे। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। आज के टॉपिक्स हैं वर्ल्ड लीडर्स प्लेज टू सेव फॉरेस्ट्स, cut methane emission. Then we will talk about a small islands group और एक सवाल भी तैयार करेंगे। दिस इज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और पुलिस कंप्लेंट का एक बॉडी बनाने का रिक्वायरमेंट है। सिटी का एयर क्वालिटी पुअर है, डोंट ओवर स्पीड क्लाइमेट प्लेज, दिस इज एडिटोरियल। कोटा विदाउट डेटा, ट्रेड एंड क्लाइमेट, ये 2 पिलर्स हैं इंडिया यूएस टाइज के लिए। कोविड-19 and a tale of job hardship and marginalization. गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में जो इंडियन वर्कर्स जा रहे हैं, स्पेसिफिकली विमेन वर्कफोर्स, वो क्या हार्डशिप फेस कर रहे हैं। विल प्रिपेयर अ क्वेश्चन, दिस इज डेटा एंड द क्वेस्ट फॉर ट्रुथ। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने क्लियर किया है प्रपोजल्स वर्थ दीज मैनी करोर्स। इंडिया टू हेल्प कंट्रीज प्रोन टू क्लाइमेट चेंज, दिस इज इंपॉर्टेंट। चाइना बैटल कर रहा है, नया वायरस केसेस आ रहे हैं, आरबीआई और एआरसी में कुछ चेंजेस हुए हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। देन आज हम देखते हैं इंडिया में एक्टिव न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कौन से हैं, उनकी क्या लोकेशन है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन नेक्स्ट अबाउट 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express, both are Delhi edition. तो ये फ्रंट पेज है द हिंदू का। ये फर्स्ट न्यूज़ है, कॉमन गोल्स, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ब्रिटिश काउंटरपार्ट, COP26 ग्लासगो ऑन ट्यूसडे, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। तो वर्ल्ड लीडर्स ने कहा फॉरेस्ट को सेव करना है, मीथेन एमिशंस को भी स्टॉप करना है। 90 कंट्रीज ने ज्वाइन किया यूएस EU प्लान एट COP26। इंडिया चाइना रशिया येट टू साइन अप, इंडिया चाइना रशिया येट टू साइन अप। साइन अप व्हाट? फॉरेस्ट रिलेटेड जो नया प्लेज है और मीथेन एमिशन कम करने का जो नया प्लेज है। तो सी COP26 का मीटिंग हुआ, ग्लोबल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस था ग्लासगो में। प्लेज किया गया कि हम डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा है, मतलब फॉरेस्ट है वो फॉरेस्ट का लॉस हो रहा है, उसको स्टॉप करेंगे बाय द एंड ऑफ द डिकेड। स्लैश एमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज। अब ग्रीन हाउस गैसेज का मतलब केवल CO2 नहीं होता है, इसमें और भी गैसेज होती है। तो जो मीथेन है, ग्रीन हाउस गैस मीथेन भी है, मीथेन को अब नंबर आ रहा है, मीथेन को टारगेट कर रहे हैं, कम करना है मीथेन का एमिशन। इनेबिलिटी ऑफ मेजर पावर सो फार टू अग्री मोर ब्रॉडली ऑन रैपिड रिडक्शन in the use of fossil fuel
मेन कॉज है। जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, मेजर पावर्स हैं, फॉसिल फ्यूल का रिडक्शन नहीं कर पाए अभी तक रैपिडली, ये मेन कॉज है जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। पुअरर स्मॉलर कंट्रीज सफ़र कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के वर्स्ट इफ़ेक्ट्स को। तो जो लो सी लेवल वाली कंट्रीज़ हैं, स्पेशली जो आइलैंड्स हैं, आइलैंड्स ने ये बोला कि वी आर ड्राउनिंग एंड अवर ओनली होप इज़ द लाइफ रिंग यू आर होल्डिंग। बिकॉज समुद्र का लेवल बढ़ेगा तो ये जो है आइलैंड ग्रुप्स हैं ये डूब जाएंगे। तो ये थ्रेट उन्होंने बताया। तो दो नई चीज़ आई है, दो नई चीज़ है। एक तो डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन करना है, इसके लिए 19 बिलियन फॉर फॉरेस्ट है, और दूसरा है मीथेन के एमिशन को कट करना है। तो 19 बिलियन डॉलर चाहिए फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन। 2020 में वर्ल्ड 2,58,000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट लॉस किया है अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच। कंजर्वेशन चैरिटी है WWF की, ये एस्टिमेट करती है एक फुटबॉल का जो फील्ड होता है ना, ऐसे 27 मान लीजिए 27 फुटबॉल के फील्ड, इतना एरिया हर मिनट में फॉरेस्ट का लॉस हो रहा है। दिस इज़ वेरी वरिज़म। सो द पॉइंट इज़, अब यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की बैटल में मीथेन का एमिशन भी कम करना है और फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन को भी कम करना है। कॉल टू हाइक क्लाइमेट फंड्स। क्लाइमेट फंड्स में जो बात था 100 बिलियन डॉलर पर एनम कंट्रीब्यूशन होगा, उसको बढ़ा के कम से कम 1 ट्रिलियन करें। बिकॉज ये जो 100 बिलियन है ये 2009 में आया था, कोपनहेगन आई थिंक। तो अब 2021 में दिस 100 बिलियन इज लेस, वी नीड एटलीस्ट 1 ट्रिलियन डॉलर। इंडिया टू हेल्प स्मॉल आइलैंड्स, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रिजाइलेंट आइलैंड स्टेट्स, कल पढ़ा था हमने, इंफ्रास्ट्रक्चर रिजाइलेंट आइलैंड स्टेट्स, इसरो भी यहाँ पे मैपिंग करके दे रहा है, इसको अभी आगे और देखते हैं। वन सोलर ग्रिड का भी अनाउंसमेंट हुआ है, इसको भी आगे हम कवर करते हैं। तो ये डेवलपमेंट्स है दिस COP26 में, जिसमें इंडिया एंड वर्ल्ड ट्राई कर रहे हैं टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज दिस इम्पैक्ट। सो दिस इज़ दिस न्यूज़। अब एंथ्रोपोजेनिक है, एंथ्रोपोजेनिक में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है प्राइमरली कोल से ग्रीन हाउस गैसेज आती है, ग्लोबल वार्मिंग आती है, पूरर स्मॉल आइलैंड कंट्रीज सफ़र द मोस्ट। मीथेन का कट करना ज़रूरी है। मीथेन जो है ना, ये लाइव स्टॉक से भी जनरेट होता है। काऊ का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, गाय, लैंडफिल वेस्ट होता है, ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन होता है, तो यहाँ से मीथेन का जनरेशन होता है। ऑल्दो मीथेन जनरेशन इन कंपैरिजन टू CO2 लेस होता है, बट मीथेन ज़्यादा डैमेज करती है, ज़्यादा बड़ी कंट्रीब्यूटर हो सकती है ग्रीन हाउस दिस क्लाइमेट चेंज में, ग्लोबल वार्मिंग में। पोटेंशियल उसका क्योंकि ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू CO2। लैंड डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन को हॉल्ट करना है, रिवर्स करना है। इसके लिए एक 2014 में न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन भी आया था। इसका काम भी यही था कि लैंड डिग्रेडेशन और डिफॉरेस्टेशन चीज़ों को हॉल्ट एंड रिवर्स करना। इतना पैसा चाहिए। तो COP26 जो हुआ उसका एम अभी भी है, रिड्यूस करे टारगेट ऑफ कैपिंग ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। तो पहले एक ग्लोबल एक टेम्परेचर होता था अर्थ का, इसके बाद आया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से टेम्परेचर राइज होने लग गया। तो हमारा टारगेट ये है, ये जो टेम्परेचर राइज हुआ ना, ये 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए प्री इंडस्ट्रियल लेवल वाले टेम्परेचर पे। मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जो भी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी हुई वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं देना चाहिए क्लाइमेट दिस ग्लोबल वार्मिंग में। अदरवाइज क्या होगा, हीट वेव्स आएगी, ड्रॉट्स आएंगे, फ्लड्स आएंगे, कोस्टल डैमेज होगा और हमारी हालत ठीक नहीं रहेगी। सो हमारी सिविलाइजेशन भी वी आर फेसिंग दिस सीवियर चैलेंजेस। सो क्लाइमेट फाइनेंस कॉल टू हाइक है, इंडिया स्मॉल आइलैंड्स की भी हेल्प करेगा। जो लो लाइंग होती है, ओशियन फ्रंटेड बॉर्डर्स होती है, रिलेटिवली स्मॉल मासेस होते हैं, एक्सपोजर होता है एक्सट्रीम वेदर का, क्लाइमेट की वेरिएबिलिटी का आइलैंड नेशंस में, तो ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं क्लाइमेट चेंज के। ये सारी प्रॉब्लम्स आइलैंड नेशंस फेस करते हैं, जैसे श्रीलंका हुआ, मालदीव्स हुआ, पैसिफिक के आइलैंड्स हो गए, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया एट्सेट्रा। तो ये सब ज़्यादा वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज के लिए। तो आज का पहला सवाल है, प्रिपेयर अ नोट ऑन द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन आइलैंड नेशन। आप इसको सर्च करोगे ना तो विकी का ये आएगा, क्लाइमेट चेंज ऑन आइलैंड नेशंस, क्या इम्पैक्ट आया है। इसके अलावा UNFCCC की भी कुछ डेटा रिपोर्ट्स हैं, हैव अ लुक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है,
आइलैंड नेशंस में क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट आया है, बिकॉज जो इम्पैक्ट आज आइलैंड नेशंस में आ रहा है आने वाले टाइम पे वो बड़े कंट्रीज़ में भी आने वाला है। और इंडिया की भी कोस्टल दिस जो बाउंड्री है वो ह्यूज है, 15,000 किलोमीटर प्लस। सो वी नीड टू वर्क ऑन दिस। आइलैंड नेशन में जो हो रहा है उस इफेक्ट को समझना ज़रूरी है जलवायु परिवर्तन के। तो ये पहला सवाल है आज के लिए। देन जो दूसरा है वो है सेटअप पुलिस कंप्लेंट्स बॉडी। ये बोला नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। कुछ ही दिन पहले एनएचआरसी पे टॉपिक प्रिपेयर किया था, ह्यूमन राइट्स को सेफगार्ड करना है। ये सुओ मोटो कॉग्निजांस भी लेता है, ये रिपोर्ट्स देता है, ये रिकमेंडेशंस देता है। दीज आर ऑल दिस मैंडेट ऑफ एनएचआरसी। तो एनएचआरसी ग्रुप ने एमएचए को बोला, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को और लॉ मिनिस्ट्री को, कि आप इम्प्लीमेंट करो जो रिकमेंडेशन थी 113th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन की, और उसमें जो सेक्शन 114B है इंडियन एविडेंस एक्ट का। तो एनएचआरसी ने एमएचए और लॉ मिनिस्ट्री को कहा कि लॉ कमीशन की जो 113th रिपोर्ट है, सेक्शन 114B है, उसको आप इम्प्लीमेंट करो। इससे क्या होगा कि जो पर्सन अगर उसको अरेस्ट किया गया है और उसको इंजरी होती है कस्टडी में, तो ये माना जाएगा कि वो इंजरी पुलिस ने की है, पुलिस ब्रुटैलिटी है। तो ह्यूमन राइट्स को यहाँ पे सेफगार्ड करने की बात है। ये जो रिकमेंडेशन है एनएचआरसी की, ये इन लाइन है पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटीज़, जो पहले प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 केस में भी कहा गया था कि पुलिस टॉर्चर, पुलिस कस्टडी, ये सब चीज़ें भी जो प्रिजनर्स हैं या अंडर ट्रायल है उनके ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट जाती है। सो वी नीड टू स्टॉप दिस। So this is set up police complaints body NHRC. City का air quality drop to very poor level, nothing new. Situation to remain till दीपावली. Contribution होगा stubble burning से contribution हो रहा है, pollution वर्जन हो रहा है, PM 2.5 होता है, जो ठूंठ जलाते हैं पार्टिकुलेट मैटर उससे रिलीज होता है, ये चीफ पॉल्यूटेंट है। 6% से ऊपर जा सकता है पॉल्यूशन। फिर अभी क्रैकर्स भी हैं। तो एक सफ़र एजेंसी होती है, सफ़र का फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग रिसर्च। इसके स्टेटमेंट ने ये बताया है कि दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा है। तो दिस इज़ वन थिंग। अब स्टबल बर्निंग के लिए हम क्या ला रहे हैं? स्टबल बर्निंग के लिए हम बायो डिकम्पोजर पूसा इंस्टीट्यूट का था, हम एनकरेज कर रहे हैं फार्मर्स को कि स्टबल बर्निंग मत करो। सेकेंड, फायर क्रैकर्स रिलेटेड है, तो उसमें भी वी आर एनकरेजिंग कि ग्रीन क्रैकर्स यूज़ करो। ग्रीन क्रैकर्स वो लेस पॉल्यूटिंग होंगे, सो गो फॉर दैट। सो दिस इज़ देयर। अब ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है दिस AQI, दूसरा ये सफ़र एजेंसी है। AQI में हम पॉल्यूटेंट्स जो मेजर करते हैं, उन पॉल्यूटेंट्स के नाम आप बताइए, कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स होते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स में। कलर कोडेड होता है, तो कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं AQI में। दूसरा, कल आपने बड़े अच्छे आंसर्स लिखे कि फेस्टिवल्स जो हैं ये एक टाइम है खुशियों का, इसमें अननेसेसरी ड्रजरी हमें नहीं लानी चाहिए, रेस्पॉन्सिबल एक्ट करना है, बिहेवियरल चेंजेस भी रिक्वायर्ड है। डोंट ओवर स्पीड, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना है, बी सेफ फॉर द सेक ऑफ योर लव्ड वंस। Don't drive against the flow of traffic. Red light jumping can cause serious accident. Zigzag driving is dangerous for you and the other road users. Cameras installed at various key points to monitor violation. चालान कट जाएगा। Amended Motor Vehicle Act 2019 कंपाउंडेबल है ये सारा ट्रैफिक पुलिस। तो जैसे 2,000 रुपये है, 3 मंथ लाइसेंस सस्पेंशन भी हो सकता है पेनल्टी। तो पेनल्टी इज देयर, बट थिंक ऑफ योर लव्ड वंस। तो डोंट ओवर स्पीड, और ड्रिंक एंड ड्राइव तो बिल्कुल भी नहीं करना है। सिमिलरली दिल्ली का वोटर उत्सव चल रहा है 1 से 30 नवंबर। अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, जो नए आ गए हैं 18+ अभी हाल ही में हुए हैं, तो आप अपने को रजिस्टर कराओ वोटर लिस्ट में। ये है क्लाइमेट प्लेज, ये एडिटोरियल है। तो ये तो था फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। दिल्ली गवर्नमेंट, रियल थ्रिल्स अवेट्स यू एट होम। दिस इज क्लाइमेट प्लेज। प्लेज लिया है क्लाइमेट दिस कंजर्वेशन का। नेशंस मस्ट रियलाइज दे आर नॉट इन अ कॉम्पिटिटिव रेस बट ट्राइंग टू आउटरन द क्लॉक। मतलब यहाँ कोई रेस नहीं लगा कि सऊदी ने बोला हम 2050 में नेट न्यूट्रल होंगे, चाइना ने बोला 2060, तो इंडिया बोल रहा है हम भी 2070। नो, इट इज़ नॉट अ रेस। पर्पज़ क्या है? क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करना है, क्लाइमेट रिजाइलेंट ग्रोथ लाना है, वो फोकस होना चाहिए। ये कोई रेस नहीं चल रही है कि वन अप मैनशिप हो रही है, आउटरन द क्लॉक। तो
ये इसलिए कहा गया बिकॉज इससे पहले हम नेट जीरो के कॉन्सेप्ट में हम कमिटमेंट नहीं कर रहे थे। कुछ ही दिन पहले एनवायरनमेंट मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट आया था कि हम नेट जीरो नहीं करेंगे। G20 में जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा था कि हम ऐसा कुछ टारगेट नहीं करेंगे, बट प्राइम मिनिस्टर ने COP26 ग्लासगो मीटिंग में सरप्राइज मूव में अनाउंस कर दिया कि 2070 तक इंडिया दिस क्लाइमेट न्यूट्रल हो जाएगा, नेट जीरो हो जाएगा। अब ये ठीक है, बट द पॉइंट इज इससे हमारी ग्रोथ एंड जो प्रॉस्पेक्ट्स है वो हैम्पर नहीं होने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने 5 पॉइंट रोड मैप अनवील किया। नॉन फॉसिल फ्यूल हम 500 गीगावाट करेंगे बाय 2030, नेट जीरो होंगे बाय 2070, 50% एनर्जी हम रिन्यूएबल से लाएंगे, रिड्यूस करेंगे कार्बन एमिशन 1 बिलियन टन तक बाय 2030 और रिड्यूस करेंगे इकोनॉमी की कार्बन इंटेंसिटी भी। तो ये 5 पॉइंट्स है जो प्राइम मिनिस्टर ने बताए। अब पॉइंट ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट किया, बट ये बड़े एम्बिशियस टारगेट है, इनको अचीव करना बहुत ही बड़ा हरक्यूलियन टास्क होने वाला है। India will commit to ambitious enhanced climate targets, cuts in carbon emission in its nationally determined contribution. This looks good. We are not against कि climate change नहीं हो रहा है. We agree climate change हो रहा है और ये सब ज़रूरी भी है। हम बस इतना बोलते हैं कि common but differentiated responsibility हो। ऐसा नहीं हो कि हम गो ग्रीन के चक्कर में अपनी इकोनॉमी को सिवियर लॉसेस कर दें और हमारा दूसरी प्रॉब्लम से स्टार्ट हो जाए। हमने कंडीशंस भी रखी थी, जैसे नेशनल दिस न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, NSG है, इसकी हमें मेंबरशिप दो। आप बोल रहे हो कोल बर्न नहीं करोगे, बट कोल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, तो उसके लिए हमें न्यूक्लियर सप्लाई में NSG का मेंबर बनाओ। ये कंडीशंस भी फुलफिल होना चाहिए। कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। हम रिन्यूएबल्स की तरफ पुश करेंगे, उसमें बहुत पैसे खर्च होंगे, तो पैसे दो। $100 बिलियन का फंड है और ये भी 2009 का था, इसको बढ़ा के $1 ट्रिलियन बनाइए। बहुत सारी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें IPR का इशू आ जाता है, तो इसमें रिलैक्सेशन दीजिए फॉर दिस क्लाइमेट बैटल। तो ये हम जेन्युइन डिमांड रख रहे हैं, हम मतलब डेवलपिंग कंट्रीज जेन्युइन डिमांड रख रहे हैं कि क्लाइमेट बैटल में हम पार्टिसिपेट करेंगे, बट यू हैव टू मेक इट फीजिबल फॉर अस। इलेक्ट्रिसिटी में 12% रिन्यूएबल्स 50% तक लाना है, तो द पॉइंट इज दिस इज अ वेरी ह्यूज टास्क, अचीव करना डिफिकल्ट होने वाला है। When it comes to climate change, countries must remember they are not in competition with one another, but trying together to outrun the clock. हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है क्लाइमेट चेंज को बैटल करना। इट इज़ नॉट अबाउट वन अपमैनशिप। तो दिस इज देयर एडिटोरियल टेक है, कल न्यूज़ देखा था हमने, अब इस पे एडिटोरियल टेक है। ये रियल पर्पस डिफीट नहीं होना चाहिए। वी शुड फोकस मोर ऑन दिस, इकोनॉमी भी रहे और एनवायरनमेंट भी रहे, ये अप्रोच होना ज़रूरी है। कोटा विदाउट डेटा। अब सी अक्सर डिमांड आती है कोटा में इसका ब्रैकेट बढ़ा दिया जाए, रिजर्वेशन पॉलिसी ट्वीक किया जाए, बट द पॉइंट इज कि ये जो भी डिसीजन होते हैं वो बैक्ड बाय डेटा होना चाहिए। डेटा, स्टेट्स शुड बेस रिजर्वेशन पॉलिसीज ऑन डेटा, पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी नहीं होनी चाहिए, डेटा बेस्ड साउंड डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम बोलते हैं कि एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी बैकवर्ड है तो उसको हेल्प की ज़रूरत है, बट द पॉइंट इज़ अगर आप बैकवर्ड बोल रहे हो तो बैकवर्ड का कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। इसकी डेफिनेशन क्या है कि अगर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी बैकवर्ड है तो क्यों है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसको आप आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हो, आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, और उस सेक्शन तक हमें बेनिफिट्स पहुंचाने हैं तो वो बेनिफिट्स पहुंचाने का तरीका क्या होना चाहिए, सो दैट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट हो। दूसरी बात आती है कोटा विद इन कोटा की भी, बिकॉज अगर हम देखें दिस ग्रुप नीड्स हेल्प, दिस ग्रुप नीड्स रिजर्वेशन, बट विद इन दिस ग्रुप भी इनइक्वालिटी है बहुत ज़्यादा, कुछ सेक्शन ऑफ पीपल गेट ऑल द बेनिफिट्स। सो द पॉइंट इज कोटा विद इन कोटा कैसे करें हम, क्रीमी लेयर का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है। डेटा और जो सेंसस है ये ज़रूरी है, डेटा ज़रूरी है, सेंसस में इंक्लूड करना ज़रूरी है, बट ये डेटा एक्यूरेट एंड रिलायबल होना चाहिए। गवर्नमेंट सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 का डेटा 5-6 साल तक रिलीज़ ही नहीं की, उसको जंक माना गया कि दैट इज़ नॉट रिलायबल। सो 2021 में भी अगर हम सेम प्रोसीजर अपनाएं तो वी नीड डेटा, बट वी नीड इट टू बी एक्यूरेट एंड रिलायबल, बिकॉज पॉलिसी मेकिंग में उस डेटा के अकॉर्डिंग ही डिसीजन होगा तो वो बेटर डिसीजन आएंगे और हम
जो हमारी सोसाइटी में हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज़ रही है, डिस्क्रिमिनेशन रहा है, उसको हम ओवरकम कर पाएंगे। ट्रेड एंड क्लाइमेट द पाइवट फॉर इंडिया यूएस टाइज। इंडिया यूएस टाइज, सी इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी, यूएसए वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। दोनों के बीच में कन्वर्जेंस बहुत है। कन्वर्जेंस के दो पिलर्स है, ट्रेड और क्लाइमेट। दो एरियाज है ना, ट्रेड और क्लाइमेट, ये इंटर रिलेटेड भी है। एडिशनल स्ट्रेंथ मिलेगा फाउंडेशन ऑफ अ ट्रू पार्टनरशिप। तो फ्यूचर में इंडिया और यूएसए के क्लोजर टाइज होने हैं, बिकॉज कन्वर्जेंस बहुत ज़्यादा है और चाइना का फैक्टर बना हुआ है। अब इस रिलेशन को कैसे हम म्यूचुअल सिम्बायोटिक प्लस प्लस में कन्वर्ट करें, ये हमारे को एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इंडिया भी चाहता है, यूएस भी चाहता है। इंडिया भी डेमोक्रेटिक वर्ल्ड चाहता है, यूएस भी चाहता है। कन्फ्रंट करना है ऑटोक्रेसीज को, या फिर जैसे चाइना का मिस एडवेंचर होता है। सो वी नीड अ चेक। एरिया ऑफ कन्वर्जेंस जो है ट्रेड और क्लाइमेट, ये दोनों इंटर रिलेटेड है। ट्रेड और क्लाइमेट स्टैंड अलोन नहीं है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। और ये एनकरेजिंग साइन है कि इन दोनों में पिछले कुछ टाइम पे इंडिया यूएसए में कन्वर्जेंस हुआ है। जैसे कि प्रायोरिटाइज कर रहे हैं बायलैटरल ट्रेड रिलेशन, हम रीचार्टर कर रहे हैं ट्रेड पॉलिसी फोरम को, सो दैट ट्रेड को हम एनकरेज करें। बीच में अभी मिनी ट्रेड डील की भी बात थी, ट्रम्प एरा में भी पॉसिबल था बट वो नहीं हो पाया। एफर्ट्स आर गोइंग ऑन टू मेक दिस हैपन, ट्रेड डील्स। इंडिया और यूएसए कोलैबोरेट कर रहे हैं अंडर क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा पार्टनरशिप। क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा पार्टनरशिप, तो दिस इज अगेन गुड। जैसे इंडिया जो 2070 का टारगेट नेट जीरो किया, तो इससे जो यूएस लॉबिस्ट है, इन्होंने भी इसको एनकरेज किया है, इसको प्रेफर किया है। तो इससे जो फ्रिक्शन आ रहा था, जैसे जॉन कैरी इंडिया आए थे, वो अब दूर हो गया। तो क्लाइमेट में भी कन्वर्जेंस आ रहा है। इंडिया जो डिमांड करता है क्लाइमेट जस्टिस का, उससे यूएस कई बार रैटल्ड हो जाता है। बट इसमें यूएसए को भी समझना चाहिए इंडिया की यूनिक पोजीशन को। एथेनॉल, सोलर पैनल जो फैक्टर्स हैं, इसमें अक्सर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डिस्प्यूट्स होते हैं कि इनमें टैरिफ क्या लगेगा, लाइक दैट। तो वो भी रिजॉल्व करना ज़रूरी है। अदरवाइज अगर ये रिजॉल्व नहीं होता है तो चाइना को इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, अर्ली लीड मिल जाती है। तो एथेनॉल, सोलर पैनल में भी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इज नेसेसरी। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ट्रेड बैरियर, तो ये जो मुद्दे हैं, इधर भी अगर सॉल्यूशन फाइंड होगा तो ट्रेड को एनकरेज होगा। ट्रेड बैरियर्स, टैरिफ भी होता है और नॉन टैरिफ भी होता है। कन्वर्जेंस ढूंढे इंडिया यूएस टाइज को, ह्यूज पोटेंशियल है। ये जो आर्टिकल है ना, एक्चुअली इसमें पॉइंट्स कम है और थ्योरीज ज़्यादा है कि इंडिया, प्रीचिंग ज़्यादा है कि इंडिया और यूएसए को कैसे अपने कन्वर्जेंस आगे बढ़ाना चाहिए। सो दिस इज देयर, ट्रेड एंड क्लाइमेट। ये बात है कोविड-19 एज अ टेल ऑफ जॉब हार्डशिप एंड मार्जिनलाइजेशन। कोविड-19 के कारण हर सेक्टर को बहुत ज़्यादा लॉसेस उठाने पड़े। एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, इकोनॉमी, जॉब, और उसमें भी विमेन वर्कफोर्स काफ़ी ज़्यादा सफ़र किए हैं। सो प्लाइट ऑफ इंडियन विमेन माइग्रेंट वर्कर वेस्ट एशिया में हाईलाइट करता है कि जेंडर सेंट्रिक राइट बेस्ड सेफगार्ड्स नहीं है। गल्फ क्या है, ये गल्फ कंट्रीज हो गई, सऊदी, इधर सब काम करने जाते हैं हमारे यहाँ से, मोस्टली ब्लू कॉलर वर्कर्स होते हैं। अब लॉकडाउन लगा, कोविड के कारण इकोनॉमी डिफीट हुई, तो यहाँ पे भी जॉब लॉसेस हुए। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल रीजन जो है, इसको बोला जाता है कोऑपरेशन काउंसिल फॉर द अरब स्टेट्स। अब इसको बोला जाता है कोऑपरेशन काउंसिल फॉर द अरब स्टेट्स ऑफ द गल्फ। ये 23 मिलियन माइग्रेंट वर्कर को होस्ट करता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 2017 के डेटा के अकॉर्डिंग। बिकॉज गल्फ जो कंट्रीज़ है ना, यहाँ पे वर्कफोर्स नहीं है, तो ये बाहर से यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और इनके दिस वर्क करते हैं। तो 23 मिलियन माइग्रेंट वर्कर्स हैं इस गल्फ कंट्रीज़ में। प्रॉब्लम्स पर्टिकुलरली ये होती है कि डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, स्पेशली विमेन माइग्रेंट वर्कर्स के साथ। जो ज़्यादातर माइग्रेंट वर्कफोर्स होती है जीसीसी रीजन में, तो ये वर्कफोर्स है, ये आती है साउथ एशिया से, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से। टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट होता है इनका, और बेसिकली ये लो वेज्ड ऑक्यूपेशन में एंगेज होती है। यहाँ अगर हम स्किल्ड वर्क होता है, जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है एट्सेट्रा, जो विमेन वर्कफोर्स है ना, वो प्राइमरली है यहाँ पे हेल्थ इंडस्ट्री में। नर्सेज की बहुत डिमांड होती है, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड कैटेगरी में है।
डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, केयर वर्कर्स हैं, क्लीनिंग क्रू है, मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स है, सैलून की स्टाफ है और सेल्स पर्सन है। यहाँ बहुत ज़्यादा जॉब्स है और इधर इंडिया से बहुत सारे लोग जाते हैं फॉर दिस वर्क। प्रॉब्लम ये है यहाँ पे, जैसे अभी कोविड-19 हुआ तो छुट्टियाँ कैंसिल हो गई, लॉकडाउन हो गया, वर्कलोड बढ़ गया कुछ सेक्टर में जैसे नर्सेज एट्सेट्रा, प्लस इनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं थे। इक्विपमेंट्स मतलब मास्क नहीं है, सिरिंजेस नहीं है, तो इनकी लाइफ भी रिस्क पे आई, ओवरबर्डन थे। प्लस जो दूसरा सेक्टर ऐसा था जैसे डोमेस्टिक वर्कर वगैरह, वहाँ पे कई बार एट्रोसिटीज़ भी होती है। सो द पॉइंट इज़ कि अगर माइग्रेंट वर्कर बाहर किसी देश में जाके काम कर रहा है तो उसके राइट्स का सेफगार्ड करना होस्ट कंट्री को भी और सोर्स कंट्री को भी, दोनों को ज़रूरत है। तो ये तो था इंटर दिस नेशनल माइग्रेशन, मतलब बिटवीन कंट्रीज़। हमने ये न्यूज़ देखा था इंडिया के विदिन भी माइग्रेशन होता है, जैसे यूपी हुआ, बिहार हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ। इन राज्यों की जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी, लोग बहुत है और वर्क अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं, तो यहाँ के लोग बाहर जाते हैं। ये जाते हैं मध्य साउथ में जाएंगे, तमिलनाडु जाएंगे, महाराष्ट्र जाएंगे, गुजरात जाएंगे, इवन जम्मू एंड कश्मीर में भी जाते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में अभी जो टारगेटेड दिस किलिंग हुआ, टेररिज्म हुआ, जो माइग्रेंट वर्कर्स यहाँ पे आके काम कर रहे हैं, तो वो भी एक बहुत गलत बात थी। तो द पॉइंट इज़ माइग्रेंट वर्कर्स आ रहे हैं होस्ट कंट्रीज़ में। होस्ट कंट्री की जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो इन माइग्रेंट वर्कर्स के कारण ही है। हम बोलते हैं दुबई में टॉल बिल्डिंग्स हैं, इतना ब्यूटीफुल इंफ्रा वगैरह बना है, ये इंफ्रा बनाया किसने? इन माइग्रेंट वर्कर्स ने। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि होस्ट कंट्रीज़ भी इन माइग्रेंट वर्कर्स के जो राइट्स हैं उसको सेफगार्ड करें। तो दिस इज़ देयर हार्डशिप एंड मार्जिनलाइजेशन। देन प्रोफेशनली स्किल्ड और अनस्किल्ड माइग्रेंट विमेन वर्कर्स होती है, फॉरेन लैंड में डिस्क्रिमिनेशन होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, कोविड का थ्रेट है। तो द पॉइंट इज रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज ज़रूरी है सो दैट हम जो दिस डिसएडवांटेज में है माइग्रेंट वर्कर्स उसको हम ओवरकम कर पाएँ। सो लेट अस प्रिपेयर अ नोट ऑन द माइग्रेंट वर्कर्स टू गल्फ कंट्रीज। ये सिलेबस में लिखा हुआ है, इंडियन डायस्पोरा भी है, इकोनॉमी रिलेटेड भी है। Prepare a note on the migrant workers to Gulf countries. Discuss their job profile, work atmosphere, challenges and opportunities to try to answer this question. Okay, very easy question. Difficulty बस ये है पेन उठा के उसको लिखना। जो लिख लेगा वो आगे बढ़ जाएगा, जो केवल प्लान करता रहेगा वो केवल प्लान करता रह जाएगा। एग्जीक्यूशन बहुत ज़रूरी होता है। ओके, सो डू इट, जैसा भी लिख रहे हो डू इट। डेटा एंड द क्वेस्ट फॉर ट्रूथ। लुकिंग फॉर ट्रूथ इन द ओशन ऑफ डेटा अवेलेबल डिमांड स्टैटिस्टिकल एक्सपर्टीज। ये बात है, जैसे अभी हमने सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में देखा ना, डेटा गलत है तो डिसीजन भी गलत होगा। अब डेटा के साथ ये चीज़ होती है कि डेटा का मैनिपुलेशन बड़ा आसान होता है। सेलेक्टिव रीडिंग ऑफ डेटा करेंगे, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डेटा देखेंगे तो एक अलग पॉलिसी बनेगी। अगर हॉलिस्टिक डेटा देखेंगे, रियल डेटा देखेंगे, उसका क्रंचिंग बेटर होगा तो एक डिफरेंट पॉलिसी बनेगी। तो डेटा गलत नहीं होता है, जो डेटा को रीड कर रहा है, कंपाइल कर रहा है, एरर्स वहाँ पे होती है। सो वी नीड टू मेक इट फुल प्रूफ। डेटा एंड द क्वेस्ट फॉर ट्रूथ। तो ओवरऑल यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स ऐसे दिए हैं कि हमें डेटा में जो स्टैटिस्टिक्स है उसका कलेक्शन बेटर हो, उसका रिकॉर्ड बेटर हो, प्लस डेटा क्या होता है, डिसेंट्रलाइज्ड होता है। बहुत जगह से डेटा कलेक्ट हुआ, फिर ऐसे अपवर्ड वो जाएगा, कंसोलिडेशन हो रहा है। एवरी पॉइंट पे ज़रूरी है कि डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन हो। तो इसके लिए जो स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट्स है यहाँ भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ट्रूथफुल डेटा इज़ नेसेसरी। देन पैट्रियार्की इन पॉलिटिक्स, ब्रांड्स मस्ट स्टिक टू देयर स्टैंड लिखा है, बट ब्रांड्स सेंसिबल भी होना चाहिए। दिस लोकल, दिस एस्पायरेशंस एंड बिलीफ सिस्टम, ट्रेडिशंस एट्सेट्रा। DAC क्लियर्स प्रपोजल वर्थ दीज मैनी करोड्स। नेवल गन्स हम लगा रहे हैं, US कैंसल्ड ओवर हाई कॉस्ट लिमिटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। तो नेवल गन्स डील फ्रॉम US कैंसिल हो गया। प्रपोजल है अभी इतने करोड़ का। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल होती है, ये क्लियरेंस देती है दिस डिफेंस परचेजेस को। कैंसल्ड अ टेंडर फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ नेवल गन्स फ्रॉम द US एंड एडेड द क्वांटिटी टू एन एग्जिस्टिंग अपग्रेड सुपर रैपिड गन माउंट। सुपर रैपिड गन माउंट, ये ऐसी गन्स लगी हुई है हेलीकॉप्टर वगैरह में। सुपर रैपिड गन माउंट्स मैन्युफैक्चर होगा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो दिस इज देयर, दिस विल बी गिवन टू भेल। ऑर्डर भेल को मिलेगा, मेक इन इंडिया 3000 करोड़ का। तो दिस इज गुड।
ये जितने भी इक्विपमेंट्स वगैरह है ना, इसमें हमें सेल्फ रिलायंट होना ज़रूरी है। 12 लाइट हेलीकॉप्टर हैं दिस HAL के, देन दिस इज लिंक्स टू फायर कंट्रोल, बेल का है, डिटेक्शन ट्रैकिंग एंगेजमेंट वगैरह हो रहा है, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट में भी लगेगा। सो ये चीज़ है। SRGM जो है रैपिड गन माउंट्स है, ये काफ़ी फास्ट है, मैनूवरिंग ईजी हो जाता है, रेंज एक्सटेंशन भी है, सब मेक इन इंडिया में है। तो अभी जो पिछले कुछ टाइम से ट्रेंड चला है वो ये चला है कि हमें अगर फॉरेन से एक्विजिशन करना है तो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होना चाहिए, प्रायोरिटी दें। और जो सेल्फ कैपेसिटी है मैन्युफैक्चर करने का, गन्स, अम्यूनिशन, डिफेंस इक्विपमेंट्स, इसको हमें स्ट्रेंथन करना है। ये अभी करंट ट्रेंड है। देन दिस इज़ स्कूल्स फुल्ली ओपन हो रहे हैं 22 स्टेट्स एंड यूटीज़ में, वैक्सीनेशन ज़रूरी है। स्क्रैप कर रहे हैं कास्ट बेस्ड पेमेंट फॉर MG नरेगा, बिकॉज कल हमने देखा था इससे क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, पेमेंट टाइम पे हो नहीं रहा है। स्कूल्स ओपन है, वॉन्स ऑफ डीपनिंग डिवाइड। इतने 18 महीने जो घर बैठ गए ना, तो कुछ लोग तो पढ़े, ज़्यादातर लोग पढ़ नहीं पाए, तो अब डिवाइड देखने को आएगा। 72% ऑफ एलिमेंट्री एज स्टूडेंट्स मिस्ड स्टडीज़। Then this is next one, India to help countries prone to climate change. Climate change India help करेगा। कल ही हमने ये 3 टर्म देखे थे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस था, क्लाइमेट रिजाइलेंट इंफ्रा था, और इसी के अंदर था IRIS, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिजाइलेंट आइलैंड स्टेट। आइलैंड स्टेट्स जो हैं उनका जो इंफ्रा है वो रिजाइलेंट बना है। स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स सबसे ज़्यादा फेस कर रहे हैं थ्रेट क्लाइमेट चेंज की, बिकॉज ये डूब जाएंगे, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर ने कहा इसरो भी एक स्पेशल डेटा विंडो बनाएगा, ताकि ये जो आइलैंड है, द्वीप वाले कंट्रीज़ हैं, इनको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिले अबाउट साइक्लोन्स, कोरल रीफ मॉनिटरिंग मिले, कोस्ट लाइन मॉनिटरिंग हो थ्रू सैटेलाइट। सो ये चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, इसरो का डेटाबेस होगा। प्राइम मिनिस्टर ने COP26 मीटिंग में कुछ फैक्ट्स भी बताए यहाँ पे, कि 17% है वर्ल्ड पॉपुलेशन की, बट हमारा एमिशन केवल 5% है, मतलब पर कैपिटा हम इतना एमिट नहीं कर रहे हैं। 4th है हम रिन्यूएबल एनर्जी में, नेट जीरो 2030 तक आना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमने इनिशिएट किया, हमने डिजास्टर रिजाइलेंट इंफ्रा भी इनिशिएट किया। देन COP26 समिट ग्लासगो में, डेवलपिंग वी नीड टू मेक इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्टर रिजाइलेंट। एग्री सेक्टर को रिजाइलेंट बनाना है क्लाइमेट चेंज से। हमारी स्कीम्स है जैसे नल से जल, स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, ये भी काफ़ी अच्छी है, इससे बेनिफिट हो रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हुआ है। नल से जल, स्वच्छ भारत मिशन और उज्ज्वला, दिस इज गैस सिलेंडर, क्लियर, क्लीनलीनेस, एंड दिस इज फॉर वाटर। क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन पॉलिसीज हम स्कूल सिलेबस में भी कर रहे हैं, ताकि ग्रूमिंग बेटर हो। दूसरी बात है यहाँ पे, वन सन वन वर्ड वन ग्रिड। सी सन है ना, सन से इतना अच्छा एनर्जी मिल रहा है, एक सोलर एनर्जी को हमने टैप कर लिया तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो वी नीड टू टैप द सोलर एनर्जी, क्योंकि इनडायरेक्टली जो दूसरी एनर्जीज भी है रिन्यूएबल, लाइक विंड हुआ, टाइड्स हुआ, ये भी सोलर पे ही डिपेंडेंट है। तो प्राइमरी सोर्स तो सन है, और सन पूरे वर्ल्ड में है, तो क्यों ना एक ग्रिड बनाए, ताकि क्या हो कि सोलर का फ्लक्चुएशन होता है, कभी सनलाइट नहीं है, कहीं पर है। ग्रिड से क्या होगा, एक बैलेंस्ड इलेक्ट्रिसिटी डिलीवरी हो पाएगी अक्रॉस द ग्रिड। रिन्यूएबल्स को इसमें इंटीग्रेट करें तो बनेगा वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ये ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव है। सन नेवर सेट्स, तो एनर्जी इसकी टैप करें। विंड और वाटर, इसके लिए इसरो मैपिंग भी कर रहा है, सैटेलाइट के थ्रू बताएगा कि किस जगह सूटेबल साइट्स हैं जहां पे सोलर एनर्जी के प्लांट्स लगाने का बेटर रिटर्न्स आएंगे। तो द पॉइंट इज, दिस सन वी नीड टू टैप, सोलर एनर्जी को टैप करना जरूरी है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, इसको सूर्य उपनिषद से भी प्राइम मिनिस्टर ने कनेक्ट किया। इंडिया ने बोला 1 ट्रिलियन करो, 100 बिलियन से कुछ नहीं होगा, $1 ट्रिलियन हमें चाहिए। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड है सीमलेस एनर्जी के लिए। क्लाइमेट कमिटमेंट बोल्ड है, बट प्रॉब्लम यह है कि इतना अचीव कैसे करेंगे। चाइना बैटल्स न्यू आउटब्रेक। सी कोविड फिर से बढ़ रहा है, केयरफुल रहना है इस फेस्टिवल सीजन में। चाइना में 71% वैक्सीनेशन है, ऑल्दो इनकी जो सिनोवैक वैक्सीन है वो इतनी एफिकेशियस है नहीं, बट 71% दिस वैक्सीनेशन के बाद भी नए केसेस आ रहे हैं, नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, सो वी नीड टू बी केयरफुल। देन काटसा वेवर इंडिया पे डिमांड हो रही है, दिस रिपब्लिकन काटसा काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट।
आरबीआई की पैनल ने कहा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज है, इसको रिवैम्प करो। एआरसी क्या होती है? एनपीए 90 दिन तक लोन नहीं आया तो वो बन जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट से रिकवरी करनी है हमें, तो उसके लिए डेडिकेटेड एआरसी होती है। बट एआरसी का फंक्शन अच्छा आया नहीं, तो इसको स्ट्रीमलाइन करने का आरबीआई बोल रहा है। स्ट्रीमलाइन करो फंक्शन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का। आरबीआई पैनल ने बोला, होस्ट ऑफ सजेशंस भी दिए, including the creation of an online platform for the sale of stressed assets and allowing ARC to act as resolution application during the insolvency bankruptcy code process। तो ARC को एक्स्ट्रा मैंडेट दिया जा रहा है, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी उसको सेल वगैरह की डिमांड रेज कर सकते हो, लाइक दैट। आरबीआई के एग्जीक्यूटिव ने, डायरेक्टर सुदर्शन सेन, इनकी कमिटी ने बोला था सेक्शन 5 ऑफ सारफेसी एक्ट एक्सपैंड करें, परमिट करें एआरसी को फाइनेंशियल एसेट्स एक्वायर करे, रेगुलेटेड एंटिटीज का, दिस एफपीआई, एआईएफ, एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज एटसेट्रा का। आर्ग्यूमेंट ये है एआरसी को स्ट्रेंथन करे। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे पहले हमने पढ़ा था बैड बैंक का कॉन्सेप्ट। बैड बैंक भी क्या करता है? खराब लोन्स को लेता है और उसको रिकवर करने की कोशिश करता है। एक्सपर्टीज है, डेडिकेटेड एक्सपर्टीज है। दूसरा, आरबीआई ने इशू किया है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क फॉर बैंक। जैसे बैंक फेल हो रहा है, हम एक दिन न्यूज में देखते हैं बैंक फेल हो गया, ऐसे एक दिन में थोड़ी फेल होता है, उसको महीनों लगते हैं उस फेलियर वाली स्टेज पे आने पे। तो जब महीनों का टाइम था तो उस टाइम पे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन क्यों नहीं लिया गया? वो फेल कैसे हुआ? इस बात पे दिस नया फ्रेमवर्क है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन एक दिन में नहीं होता है। बैंक फेल होता है तो बैंक के एम्प्लॉयज वगैरह को, गवर्नमेंट को भी पता होता है कि किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। तो द पॉइंट इज, जब डायरेक्शन पता चल गया है कि डूम हो रहा है तो सेफ क्यों नहीं कर रहे हो उसे? ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीसीए फ्रेमवर्क होना चाहिए टू इनेबल सुपरवाइजरी इंटरवेंशन एट एन अप्रोप्रिएट टाइम। टाइमली एक्शन जरूरी होता है। सुपरवाइज्ड एंटिटी हो, इम्प्लीमेंट करे रेमेडियल मेजर, टाइमली मैनर पे फाइनेंशियल हेल्थ को रिस्टोर करे, ये बात है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। तो अब पता कैसे लगाएं कि बैंक की हेल्थ खराब हो रही है? आप देखो उसका कैपिटल एसेट क्या है, एसेट की क्वालिटी क्या है, उसका सीआरएआर, दिस कॉमन इक्विटी टीयर 1 रेशियो क्या है, एनपीए रेशियो क्या है, लेवरेज रेशियो क्या है, ये सब डेटा आप देखो। अगर हेल्थ डिटीरियोरेट हो रही है तो तुरंत प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन को हिट करो। देन प्लान टू बूस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग ऑन एनविल मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में इंडिया में ज़्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स भी है। तो ये आरबीआई ने बताया पीसीए फ्रेमवर्क, आईएलएफएस ऑन ट्रैक है, लेट अस सी। प्लान टू बूस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, भारतीय रेवेन्यू, स्पोर्ट्स, मेन इन ब्लू नीड टू गेट देयर एक्ट टुगेदर। ओके, सो दिस इज द हिंदू। इंडियन एक्सप्रेस में यहाँ पर 5 पॉइंट प्लान के बारे में ही लिखा है कि टॉल प्रोमिसेस तो हैं बट डिलीवर कैसे होगा। मीथेन और डिफॉरेस्टेशन नेक्स्ट प्लेज है बट इंडिया ने अभी इस पे प्लेज नहीं किया है। अफगान टॉक में जो पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, इंडिया नहीं आ रहे। देन सीबीआई चार्जशीट दिस नेवी कमांडर। इसरो का ये डेटा विंडो है, इंडिया लेड प्लान है, जो आइलैंड नेशन है, द्वीप वाले कंट्रीज हैं, उनको बूस्ट करने के लिए। फॉरेस्ट डिक्लेरेशन, इंडिया रीड्स फाइन प्रिंट्स, चूज टू स्टे अवे। अभी हम साइन नहीं कर रहे हैं, फाइन प्रिंट्स देखते हैं, फॉरेस्ट डिक्लेरेशन और मिथेन एमिशन। देन इजराइल और दिस इज एजुकेशन, नीड टू रिस्टोर नॉर्मेलसी इन एजुकेशन। क्लीनर रोड मैप चाहिए दिस क्लाइमेट चेंज का। फेडरल ट्विस्ट, स्टेट्स को ना खुद से भी तरीके ढूंढने चाहिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, रेवेन्यू जनरेशन के। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कंप्लीटली सेंटर पे डिपेंडेंट होना भी नॉट राइट। अहिंसा जरूरी है फॉर अ क्लाइमेट ऑफ कोऑपरेशन, दिस इज नॉट अ रेस। और ये नहीं कि गवर्नमेंट की सारी जिम्मेदारी है, प्राइवेट सेक्टर को भी स्टेप इन करना चाहिए क्लाइमेट रेस में, क्लाइमेट चेंज की बैटल में। 100 billion a year in climate aid for developing nation is within reach. Joe Biden, sleepy Joe. Then Chinese president है Xi Jinping. Then billions save forest की बात कर रहे हैं। FB says shut down facial recognition system. PSU banks non-performing assets. एनुअल आईटी इन्फो में अब एक्स्ट्रा एक फॉर्म 26AS और कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स भी रहेगा एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में कि कितना कहाँ से इनकम हुआ, लाइक दैट, एक डिटेल्ड फॉर्म।
टैक्स कॉम्प्लायंस हम बढ़ाना चाहते हैं, दिस गीगावाट सोलर कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। देन गोल्ड स्टेडी, तो ये इंडियन एक्सप्रेस था। ये है ना न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, और वो प्लांट्स है 2020 का मैप है ये, वो पावर प्लांट्स हैं जो एक्टिव हैं। नीचे से स्टार्ट करते हैं। ये कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है। आप बताओ ये किसकी हेल्प से एस्टेब्लिश हुआ है कुंडनकुलम, क्योंकि ये बहुत न्यूज़ में है, कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट है। ये है कैगा, कैगा कर्नाटका। महाराष्ट्र में है तारापुर। ये है गुजरात में काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन। राजस्थान में है रावत भाटा राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन। और उत्तर प्रदेश में है नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन। तो ये नरोरा, ये रावत भाटा राजस्थान, ये काकरापारा, ये तारापुर, ये कैगा, दिस इज मद्रास, और दिस इज कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये एक्टिव है, ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया एज ऑफ 2020। सो टुडे वी रेड अबाउट दिस क्लाइमेट चेंज। एक नोट प्रिपेयर करना है, गल्फ कंट्रीज में जो माइग्रेंट वर्कर्स जाते हैं वो क्या डिफिकल्टी फेस करते हैं और क्या सॉल्यूशंस होने चाहिए। ओके और यहाँ पे हमें बताना है आइलैंड नेशंस क्या क्लाइमेट डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं। सो दिस इज 3rd of November 2021। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी safe.